हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं BCS 011 का जून 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या कह रहा है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम हैज़ वेरी लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क। वाई सच अ कंप्यूटर नीड रैम, एक्सप्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कि रैम क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में, उसका रोल क्या होता है वो बताओ। और बोल रहा है कि बहुत सारे कंप्यूटर में लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क तो होता ही है, तो फिर हम लोग को रैम का क्या ज़रूरत पड़ता है, इसके बारे में हम लोग को समझाने बोल रहा है। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ये जो BCS 011 है ना, इसका मैंने बाकी ईयर भी प्रीवियस सॉल्व करवा दिया है। जैसे दिसंबर 23 हो गया, जून 23 हो गया, दिसंबर 22 हो गया, इन सब का सॉल्यूशन भी मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो ना, तो वो सबको भी ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे आप एग्ज़ाम से एक रात पहले ही क्यों ना देख रहे हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी सर्व्स एज द प्राइमरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम, प्लेइंग अ क्रूशल रोल इन इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनलिटी। ठीक है, तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है ना, ये हम लोगों का प्राइमरी मेमोरी का काम करता है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, और इसका रोल क्या होता है कि ओवरऑल जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस होता है, उसकी फंक्शनलिटी को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिए इसका फंक्शन क्या क्या होता है, फंक्शन बोलिए या फिर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक बोलिए। ठीक है, देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। आप जब ये क्वेश्चन जो कर रहे हो ना, इसको क्वेश्चन की तरह नहीं लेना है कि एक रैम क्या होता है, इसका कंप्यूटर लार्ज मेमोरी, वो सब कुछ नहीं। आपको इसको टॉपिक की तरह देखना है। ठीक है, कि अभी आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, तो रैम के बारे में पढ़ रहे हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, इस तरह से आपको हमेशा ध्यान देना है। अब मान लीजिए कोई और क्वेश्चन भी आता है रैम से रिलेटेड, तो आप ये आंसर को भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, इस तरह से हमेशा पढ़ना है इसको, आप टॉपिक पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या क्या फंक्शन हो गया। पहला आ गया टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है, तो रैम टेम्पररी होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट द CPU इज करेंटली यूजिंग और प्रोसेसिंग। दिस अलाउ फॉर क्विक एक्सेस विच इज़ इनिशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन। ठीक है, तो देखिए रैम क्या करता है ना, डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है। ठीक है, मतलब इसका ये समझिए कि CPU जो अभी अपना करंट वर्क कर रहा है ना, और वो करंट वर्क करने के लिए उसको पर्टिकुलर कुछ कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ता है ना, तो रैम क्या करता है, वो सब डेटा को अपने पास रखता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, CPU को मेन मेमोरी में जहाँ पे सारे डेटा है वहाँ जाके बार बार नहीं काम करना पड़ता है, ये रैम से ही उठा लेता है चीज़ों को, और ताकि जल्दी जल्दी काम कर सके। समझे, तो इसलिए क्या करता है, ये टेम्पररी डेटा को होल्ड करके रखता है। ठीक है, जो करंट यूज़ कर रहा है CPU। ठीक है, इससे क्या होता है कि भाई CPU को मेन मेमोरी के पास जाना नहीं पड़ता है, ताकि फिर किससे क्या होता है कि CPU क्विक एक्सेस कर पाता है, और जिसकी वजह से स्मूथ ऑपरेशन हो पाता है। ठीक है, उसके बाद है स्पीड। तो देखिए इट्स प्रोवाइड मच फास्टर डेटा एक्सेस देन हार्ड डिस्क, इनेबलिंग एफिशिएंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड क्विक एक्सेस टू डेटा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, देखिए इसमें स्पीड भी रहता है। अब ये क्या करता है हम लोगों का, हार्ड डिस्क में, जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया है, हार्ड डिस्क में क्या होता है कि बहुत सारे डेटा रहते हैं, वहाँ से CPU को उसके काम का डेटा को उठाने में स्पीड मतलब टाइम ज़्यादा लग जाता है। और रैम के पास क्या होता है भाई, रैम जैसे बताया हम लोग टेम्प्रेरी जो काम का डेटा होता है उसी को स्टोर करके रखता है, तो इससे क्या होता है CPU यहाँ से जल्दी उठा लेता है डेटा को, इसलिए इसका स्पीड भी ज़्यादा तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। ठीक है, उसके बाद देखिए मल्टीटास्किंग। रैम अलाउ मल्टीपल एप्लीकेशन टू रन साइमल्टेनियसली विदाउट सिग्निफिकेंट स्लो डाउन बाय प्रोवाइडिंग क्विक रीड एंड राइट कैपेबिलिटी। ठीक है, रैम क्या करता है भाई, मल्टीटास्किंग भी होता है। इसमें क्या करता है कि रैम अलाउ करता है कि आप CPU जो है वो मल्टीपल एप्लीकेशन को एक साथ चला सकते हो साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए रैम एक साथ आप अगर CPU 3-4 काम कर रहा है, तो उससे क्या होगा, हम लोग का क्विक ये हो जाएगा, है ना, हम लोगों का CPU का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, वो अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो वही होता है कि ये हम लोगों को अलाउ करता है मल्टीपल एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ठीक है, विदाउट सिग्निफिकेंट स्लो डाउन। ठीक है, यानी कि बिना कोई दिक्कत की कि सिस्टम स्लो डाउन हो गया या सिस्टम इसका कैपेसिटी घट गया, वैसा वो सब कुछ नहीं करता है। बाय प्रोवाइडिंग क्विक रीड एंड राइट कैपेबिलिटी। ठीक है, तो रैम के पास क्विक रीड करने का, राइट करने का कैपेबिलिटी होता है, जिसकी वजह से एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा रैंडम एक्सेस के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। अब मान लीजिए आपसे पूछता है कि रैम क्या होता है, इसका आप एडवांटेज बता दो या फिर इसका ऑब्जेक्टिव बता दो। ठीक है, तो आपको पता है कि क्या है, इसका रोल बता दो, आपको पता है कि आपको क्या लिखना है, इतना पूरा लिखोगे जितना मार्क्स है फुल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग को पूछ रहा है कि कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर के पास अपना हार्ड डिस्क तो होता ही है,
जिसका बहुत कैपेसिटी एकदम लार्ज होता है, तो फिर हम लोग को रैम का क्या ज़रूरत पड़ता है। देखिए आपको ये आंसर अभी पता चल ही चुका है, ये जो मैं बताया हूँ यही है इसका रीज़न भी, पर वही देखिए यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से फिर से लिख दिया। सबसे पहले तो आ गया स्पीड डिफरेंस, है ना, वही देखिए वाई अ कंप्यूटर नीड्स रैम इवन द लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क। तो पहला तो हो गया स्पीड डिफरेंस, पता है आप लोगों को, है ना। हार्ड डिस्क इवन लार्ज ones आर मच स्लोअर देन रैम, एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम रैम इज मेजर्ड इन नैनोसेकेंड while accessing data from a hard disk is measured in milliseconds. This speed difference is critical for smooth operations of the system. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको पता है स्पीड डिफरेंस। भाई रैम से हम लोग जल्दी जल्दी काम कर पाता है सीपीयू, लेकिन हार्ड डिस्क में उसको टाइम लग जाता है। ठीक है, तो वही दिखा है कि एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम रैम, रैम से अगर डेटा को करने के लिए उसको नैनो सेकेंड लगता है, एकदम बहुत कम। ठीक है, वाइल एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन मिली सेकेंड। देखिए हार्ड डिस्क से भी एकदम मिली सेकेंड में हो जाता है, समझे, लेकिन रैम से और जल्दी हो जाता है, एकदम नैनो सेकेंड में। ठीक है, इसलिए यही आप देखिए स्पीड डिफरेंस ये मिली सेकेंड नहीं, तो आपको लग रहा होगा कि यार मिली सेकेंड तो 1 सेकेंड से भी कम होता है, तो पर कंप्यूटर के बेस में ही मिली सेकेंड बहुत होता है। ठीक है, तो वही चीज़ होता है, इससे क्या डिफरेंस बढ़ जाता है ऑपरेशन में होने में, स्मूथ ऑपरेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सबसे पहले स्पीड डिफरेंस। उसके बाद आता है वॉलेटाइल वर्सेस नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। ठीक है, तो रैम इज़ अ वॉलेटाइल मीनिंग इट लॉसेज all stored data when the power is turned off, making it ideal for temporary data storage. In contrast, hard disks are non-volatile, meaning they retain data even without power, making them suitable for long-term storage. ठीक है, तो देखिए सबसे मेन चीज़ जो होता है ना रैम का, वो वॉलेटाइल मेमोरी होता है। वॉलेटाइल मतलब देखिए नाम से पता चल रहा है, वॉलेटाइल मतलब जो भूल जाता है। ठीक है, तो रैम जो है हम लोग का वॉलेटाइल होता है। इसमें क्या होता है ना कि अभी डेटा है तो है, अब जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया, सिस्टम पे पावर कट हो गया, तो वो सब डेटा लॉस, खत्म, रैम पूरा खाली, समझे। तो यही होता है वॉलेटाइल का मतलब। और नॉन वॉलेटाइल का मतलब जिसमें स्टोरेज हम लोग का परमानेंट होता है, समझे। तो हार्ड डिस्क जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, वो भूलता नहीं है। एक बार अगर आपने उसमें डेटा डाल दिया है, उसमें कुछ चीज़ स्टोर कर दिया है, तो उसके पास वो हमेशा ही रहेगा, समझे। तो ये होता है डिफरेंस। अब आप लोग को पता है कि रैम क्या होता है, तो वॉलेटाइल होता है। आप एक और टॉपिक जान गए हो, तो आप मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कभी रैम के बारे में, तो आप आराम से लिख के बना सकते हो। ठीक है, कि रैम वोलाटाइल होता है, उसमें डेटा अगर पावर ऑफ हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा उसका डेटा, देख लें, मीनिंग इट लॉसेज ऑल स्टोर डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, समझे। और इसका ये क्या होता है, टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए ठीक होता है भाई, कि कंप्यूटर चल रहा है, अभी जो काम है वो कर लो, फिर कंप्यूटर बंद करोगे, सब डेटा गया। और हार्ड डिस्क में नहीं भाई, हार्ड डिस्क में सारा डेटा स्टोर रहेगा, समझे। उसके बाद आता है इफिशिएंट प्रोसेसिंग। तो देखिए विथ सफिशिएंट रैम द सिस्टम कैन स्टोर मोर डेटा टेम्परली, reducing the frequency of accessing the hard disk. ठीक है, this efficiency is initial for applications that require fast data processing such as video editing, gaming और large scale computation. तो देखिए efficient processing में भी डिफरेंस करता है रैम और हार्ड डिस्क में, समझे। तो रैम में अच्छा खासा efficient होता है, sufficient होता है, और सिस्टम कैन स्टोर मोर डेटा टेम्परली। और रैम में हम लोग डेटा को अच्छा डेटा स्टोर करके रख पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेसिंग द हार्ड डिस्क। अब रैम में है तो भाई हार्ड डिस्क के पास जाके एक्सेस करने की डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इससे क्या होता है हम लोगों का इफिशिएंट बढ़ जाता है क्या सीपीयू की। ठीक है, और दिस इफिशिएंसी इज इनिशियल फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर फास्ट डेटा प्रोसेसिंग। और ये इफिशिएंसी हम लोग को कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे भाई हम लोग को फास्ट डेटा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हो गया वीडियो एडिटिंग में या फिर गेमिंग में। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग गेमिंग में इसलिए ना प्रोसेसर देखते हैं लोग, सीपीयू का प्रोसेसर क्या है, अच्छा वाला प्रोसेसर लेते हैं। क्यों लेते हैं, ताकि हम लोग का गेम स्मूथ चले, समझे। तो इसलिए ये सब का ज़रूरत होता है, रैम का ज़रूरत होता है, समझे। तो ये हो गया हम लोगों का कि क्यों ज़रूरत होता है रैम का हार्ड डिस्क होते हुए भी। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन में, जैसा मैंने बोला BCS 11 में हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसको टॉपिक की तरह पढ़ेंगे। तो ये रैम के बारे में ना प्रीवियस में जितना भी पेपर करवाया हूँ, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, बाकी जो प्रीवियस ईयर करवाऊँ वो सब में भी आपको रैम के बारे में पूछा ही है। ठीक है, अब उसका क्वेश्चन का टॉपिक अलग बदल दिया है, लेकिन आपको पता है रैम क्या होता है, आप लिख सकते हो ये सब सेम चीज़, समझे। तो आप जरूर बाकी वाला भी देख लीजिएगा, और ये तो है ही, आप देख ही रहे हो। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन 1 का भी, which IO device would be needed to perform each of the following tasks? Also list the characteristics of the IO device. Identify for task given below. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को पूछ रहा है, यहाँ पे दो दिया हुआ है कि a device to cause movement of pointer on a screen and selection of pointed information, और दूसरा है a device that can help in input of pictures. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि 2 IO डिवाइस दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि ये कौन सा परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होता है।
इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, समझे। और साथ में पूछा है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक भी बता दो। तो यहाँ पे देखिए पहला बोल रहा है कि अ डिवाइस टू कॉज मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन अ स्क्रीन एंड सेलेक्शन टू पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि कौन सा डिवाइस होता है जिसपे स्क्रीन पे पॉइंटर मूव करता है ना, पॉइंटर मूव करता है। तो सिंपल बात है हम लोग को किससे होता है ये सब चीज़, है ना, जिसको ये जो मैं अभी ये कर रहा हूँ ये कैसे हो रहा है, ठीक है, तो माउस से हो रहा है ना। तो बस वही बात, पहला का आंसर क्या हो गया, आईओ डिवाइस क्या है यहाँ पे, माउस है, माउस के बारे में पूछ रहा है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, तो माउस हो गया। और फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माउस क्या हो गया, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक टाइप क्या है इसका, तो पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस बोल सकते हो इसको। इसका फंक्शनलिटी क्या है, तो अलाउ यूजर टू मूव अ पॉइंटर, यानी कि कर्सर, पॉइंटर बोले कर्सर बोले, ठीक है, कर्सर ऑन द स्क्रीन एंड सेलेक्ट आइटम बाय क्लिकिंग, ठीक है। तो इसका फंक्शनलिटी क्या है, यूज़र को अलाउ करता है, यानी कि मेरे को अलाउ करता है, आपको अलाउ करता है कि आप कर्सर को स्क्रीन पे घुमाइए, सेलेक्ट, और जो चीज़ आपको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उस पर क्लिक कर दीजिए, ये होता है इसकी फंक्शनलिटी। फिर देखिए इनपुट मेथड क्या होता है, तो टिपिकली यूजेस ऑप्टिकल और लेज़र टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट मूवमेंट रिलेटिव टू अ सरफेस, ठीक है। तो माउस का आप लोग को पता है कैसे होता है, आप देखे होंगे माउस के नीचे, या तो बहुत पुराना होगा तो वहाँ पे एक बॉल जैसा होगा, या फिर अगर नया है तो रेड कलर का या जो किसी तरह का भी लाइट जल रहा होता है, समझे। तो ये क्या करता है, ऑप्टिकल और लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है तो मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। आप लेफ्ट घुमा रहे हो तो लेज़र जा रहा है तो लेफ्ट की तरफ दिखाएगा, तो उस तरह से इनपुट मेथड इसका होता है, समझे। टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है ऑप्टिकल और लेज़र। उसके बाद आता है बटन्स, तो हम लोग को पता है क्या क्या होता है, यूजुअली हैज़ 2 और मोर बटन्स, लेफ्ट एंड राइट क्लिक, है ना, एंड में इंक्लूड अ स्क्रॉल व्हील। आपको पता है माउस में क्या होता है, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, और एक क्या होता है, स्क्रॉल व्हील होता है बीच में, है ना, जिससे हम लोग पेज को ऊपर नीचे करते हैं या जो भी करना होता है, समझे। तो ये हो गया हम लोग का बटन्स के बारे में। उसके बाद देखिए कनेक्टिविटी, तो कैन बी वायर्ड यानी कि यूएसबी, और वायरलेस यानी कि ब्लूटूथ। माउस दो तरह के होते हैं, या एक तो वायर से कनेक्ट करने वाले, वो हो गया जैसे यूएसबी से कनेक्ट करते हैं, है ना, और एक होता है वायरलेस जिसमें हम लोग डायरेक्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देते हैं और फिर आराम से माउस को यूज़ करते हैं, समझे। तो इस तरह से देखिए कितना सिंपल चीज़ है ये चीज़। अगर आपको एग्जाम में रैंडमली आ जाता तो भी आप समझ जाते कि भाई हाँ मूवमेंट ऑफ पॉइंटर बोल रहा है, कुछ चीज़ को सिलेक्ट करने, आप समझ जाते कि माउस के बारे में पूछ रहा है, समझे। उसका देखिए दूसरा, अ डिवाइस दैट कैन हेल्प इन इनपुट ऑफ पिक्चर्स, ठीक है। अब एक डिवाइस बताओ जो पिक्चर को इनपुट करने के लिए हम लोग का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे, स्कैनर, है ना। इनपुट डिवाइस क्या हो गया, स्कैनर। तो देखिए स्कैनर का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक टाइप है इसका इनपुट डिवाइस, है ना। स्कैनर मतलब आप समझ रहे होंगे, सिंपल, पिक्चर को डाले उसको पूरा स्कैन कर लेता है, फिर सिस्टम पे भेज देता है ना। इसका फंक्शनलिटी क्या होता है, कन्वर्ट्स फिजिकल इमेज और डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्मेट, है ना। फिजिकल इमेज जो होता है या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैनर में डालते हैं, स्कैनर पूरा उसको स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में ले आता है, यानी कि हम लोग के कंप्यूटर पर ले आता है, समझे। ये हो गया फंक्शनलिटी। इसका रेजोल्यूशन क्या होता है, तो मेजर्ड इन DPI यानी कि डॉट पर इंच, अफेक्टिंग इमेज क्वालिटी एंड डिटेल्स। अब देखिए रेजोल्यूशन आपको पता है, इमेज का रेजोल्यूशन होता है अच्छा, अगर DPI होगा तो हम लोग का इमेज और साफ आएगा और क्लियर आएगा और अच्छे ढंग से दिखेगा, है ना। तो वही होता है कि हम लोग का इसको कैसे मेज़र करते हैं, तो DPI में करते हैं। और इससे क्या होता है, अफेक्टिंग इमेज क्वालिटी एंड डिटेल। अगर अच्छा DPI है तो इमेज क्वालिटी एकदम बढ़िया आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कनेक्टिविटी, तो ये कैसे कनेक्ट होता है, टिपिकली कनेक्ट्स वाया USB और नेटवर्क, है ना। इसमें भी हम लोग का क्या होता है, USB से स्कैनर को पूरा कनेक्ट कर सकते हैं या फिर नेटवर्क से, है ना। जैसे प्रिंट करने के लिए नहीं, डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं आसपास, उसका ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं, इसका ऑन कर देते हैं, फिर डायरेक्ट को दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कनेक्टिविटी। उसका देखिए सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी, तो ये होता है ऑफन कम्स विथ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ फॉर एडिटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्कैन इमेज, ठीक है। तो इसका सॉफ्टवेयर क्या क्या यूज़ होता है ये भी, तो इसमें हम लोग को पता है स्कैनर में भाई सॉफ्टवेयर आता है जो कि उस पहले तो इमेज जो आया उसको ले सकता है, फिर बाकी उसमें हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं फ़ोटो को, है ना, या फिर उसको इमेज जो है इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ हम लोग काम कर सकते हैं स्कैनर के साथ। तो ये हो गया इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर बी, छोटा सा था, सिंपल सा था। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सी। तो ये बोल रहा है परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्सन, ठीक है। इसमें हम लोग को देखिए कन्वर्ट 2.125 डेसिमल 10 है टू इक्विवेलेंट बाइनरी, और दूसरा है कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर टू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल।
तो देखिए इस तरह का जो नंबर कन्वर्सेशन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपका एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, 2, 4, 5 कितना भी मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का 4 मार्क्स में। तो हम यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया हुआ है, ये जो है डेसिमल है। देखिए पावर 10 है ना, बेस इसका 10। ठीक है, ये बेस में नीचे यहाँ पे बेस 10 और ये देखिए 2 है। तो 10 है तो ये क्या हो गया, डेसिमल हो गया, और ये 2 है तो बाइनरी हो गया। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, डेसिमल टू बाइनरी में करने बोल रहा है, और फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और डेसिमल दोनों में करने बोल रहा है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 2.125 डेसिमल में जो है इसको बाइनरी में करने के लिए, हम लोग को बाइनरी में करने के लिए ना क्या करना होता है ना, जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको पहले 2 से हम लोग को डिवाइड करना होता है, और उसका जितना भी रिमाइंडर आएगा, हर बार जो रिमाइंडर आएगा उसको नोट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग को क्या दिया है, 2.125 दिया है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे नॉर्मल ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है उसको हम लोग को 2 से डिवाइड करना है, और इसका बाद में देखेंगे पॉइंट के बाद वाला। तो यहाँ पे तो हालांकि 2 है, तो हम लोग 2 को 2 से भाग करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल भाग जैसे आप कर रहे हो वैसे। तो 2 को 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, मतलब एक बार में हुआ है ना। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा है ना, यानी कि 0 बचा, क्योंकि डायरेक्ट चला गया भाई, है ना। तो ये 1 हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जैसे 1 आ गया ना, ये चीज़ को मत ये भूल जाइए, यहाँ पे कुछ किया हुआ है। तो अगर आपने सिंपल समझिए 2 को 2 से किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 बचा, है ना। तो जहाँ पे जैसे ही 1 आ गया ना, यहीं पे रुक जाओ, इस 1 को यहाँ पे लिख दो, और या इससे पहले जितना भी 0 आया उसको तो 0 लिख दो। तो जैसे ही 1 पे आया तो आप यहाँ पे रुक गए, और 0, 1 को आपने नोट कर लिया। पहली बार में रिमाइंडर 0 बचा, दूसरी बार में 1 आ गया। ठीक है, और हालांकि अगर आपको और एक्स्ट्रा लिखना है तो यहाँ पे आपको पता ही है ये चीज़ क्या, कि अगर 2 को फिर यहाँ पे 1 बचा तो फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये बच गया पूरा। तो अब इसको नीचे से ऊपर लिखना शुरू कीजिए। तो पहले 1 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए हम लोग ने 2 जो डेसिमल वैल्यू है उसको निकाले तो क्या आया हम लोग का, 1 0 आया बाइनरी में। ठीक है, 1 0 नीचे नीचे से ऊपर, है ना, ऊपर से नीचे नहीं, 0 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 1 0 लिखें, तो ये हम लोग का बाइनरी में हो गया। अब देखिए 2 का तो हो गया भाई, लेकिन ये जो 0.125 है इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसको करने के लिए पॉइंट के बाद जो होता है ना, यहाँ पे जैसे हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोग का 0.125 है इसको हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया, 0.25। अब देखिए इसको हम लोग कब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जब तक हम लोग का ये जो नंबर है, मतलब रियल नंबर जो है पॉइंट से पहले वाला, वो जब तक 1 नहीं आ जाता, और इसके जितना भी ये फ्रैक्शन वाला वैल्यू है, पॉइंट वाला वैल्यू है, ये जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग जब इसको करेंगे 0.125 को 2 से, तो क्या आएगा, 0.25। ठीक है, तो ये तो 0.25 आया, तो हम लोग फिर से करेंगे, तो अब ये 0.25 को फिर से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ गया, 0.5 आया, है ना। अब कर लीजिएगा। अब देखिए अभी भी 0.5 है, फिर इसको हम लोग 2 से करेंगे, तो 0.5 को 2 से किए तो क्या आ गया, 1.0 आया। ठीक है, अब देखिए हम लोग को 1 आ गया, और पॉइंट के बाद वाला वैल्यू 0 हो गया है, तो हम लोग को यहीं पे रुक जाना है। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो रियल नंबर है, ये जो 0 आया, ये जो 0 आया, ये जो 1 आया, इसको नोट करना है। ठीक है, ये पॉइंट के बाद वाला को नहीं देखना है, ये जो पहले आया इसको नोट कर लेना है। तो 0 0 और 1 इसको हम लोग को नीचे से ऊपर ही देखना है। ठीक है, मतलब सॉरी ऊपर से नीचे ही देखना है। तो क्या होगा, 0 0 और 1, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 0 0 1, यानी कि हम लोग का 0.125 का क्या आ गया, 0 0 1 आया है। ठीक है, ये डेसिमल में था, इसका बाइनरी में आया 0 0 1। तो देखिए हम लोग दोनों पार्ट का निकाल दिए, 2 का भी निकाल दिए और 0.125 का भी निकाल दिए। अब दोनों को मर्ज कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2.125 का क्या हो जाएगा, ये तो 101 हो गया, फिर पॉइंट लग जाएगा, और फिर ये जो हम लोगों ने 0 पॉइंट निकाला है उसका आएगा 001। समझे। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा जो डेसिमल वैल्यू था इसका हम लोगों ने बाइनरी में निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये हम लोग को बाइनरी में दिया हुआ है नंबर, है ना। देखिए पावर 2 मतलब बाइनरी, मतलब बेस 2 मतलब बाइनरी, इसको हम लोग को हेक्साडेसिमल और डेसिमल में करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हम लोगों ने ये जो नंबर है उसको लिख दिया, अब इसको डेसिमल में करना है। तो देखिए डेसिमल में करने का बहुत सिंपल होता है, बाइनरी टू डेसिमल बहुत ज़्यादा सिंपल। ये जितना भी वैल्यू है ना इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको पीछे से शुरू कीजिए। आपको क्या करना है, 1 को 2 का पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस, फिर देखिए ये जो नेक्स्ट है 1, इसको 2 का पावर 1 से करना है। आप सिंपल समझिए, ये जो है इसको 2 का पावर 0 से, इसको 2 का पावर 1 से, 2 का पावर 2 से, 2 का पावर 3 से, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6 और 2 का पावर 7 से मल्टीप्लाई करना है और सबको बीच में प्लस कर देना है। समझे। तो देखिए वही क्या है, पहला जो है 1 इंटू 2 का पावर 0 प्लस, फिर दूसरा 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस, फिर देखिए 0 आया तो 0 इंटू 2 का पावर 2 प्लस, फिर देखिए 0 तो 0 इंटू 2 का पावर 3
प्लस फिर ये देखिए ये 0 है तो 0 इंटू 2 का पावर 4, फिर प्लस 0 इंटू 2 का पावर 5 प्लस 0 इंटू 1 इंटू 2 का पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 7। समझे? तो ये सिंपल हम लोग को मल्टीप्लाई करते जाना है सबका वैल्यू से। तो यहाँ पे देखिए जितना भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है तो आपको पता है 0 इंटू 2 का पावर 5 क्या मतलब 0 ही होगा। हम लोग को 2 का पावर 5 की जरूरत ही क्या है, 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होगा। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 4 तो भाई 0 हो गए। अब देखिए 1 इंटू 2 का पावर 7, तो 2 का पावर 7 क्या होता है, तो होता है हम लोग का 128। ठीक है, तो हम लोगों ने 128 लिख दिया। फिर 2 का पावर 6 क्या होता है, तो 64 होता है। ये सब तो 0 0 हो गया। उसका देखिए 1 इंटू 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 क्या होता है, तो 2 ही होता है। और 2 का पावर 0 क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, 2 का पावर 0 हो या किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया 1। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा हम लोग का 195। और देखिए यही हो गया हम लोग का डेसिमल वैल्यू। समझे? तो यानी कि ये जो वैल्यू हम लोग को बाइनरी दिया था 11000011 जो बाइनरी में है, इसका हम लोग का डेसिमल क्या हो जाएगा, 195 हो जाएगा। समझे? अब देखिए इसी का हम लोग को हेक्साडेसिमल भी बोला था। तो हेक्साडेसिमल भी फाइंड करना बहुत ईजी है। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, यानी ये जो बाइनरी में नंबर दिया हुआ है, इसका हम लोग को सेट बना देना है 4 4 का। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में ये तो हम लोग को खैर 8 वैल्यू है, तो हम लोग आराम से 4 4 का सेट बन जाएगा। तो ये अब देखिए कैसे बनाना है सेट, तो इस तरफ से बनाना है। समझे? इधर से। तो पहले हम लोगों ने ये 4 का सेट बनाया, ठीक है, फिर ये बाकी 4 का सेट बनाया। समझे? तो वही देखिए हम लोगों ने क्या 1 1 0 0 इधर, फिर 0 0 1 1, ये 4 4 का सेट बना दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और वैल्यू होता 1। समझे? यहाँ पे मान लीजिए एक और एक्स्ट्रा वैल्यू होता 1, तब तो 4 का सेट बनता नहीं, क्योंकि ये 4 का बन गया, ये 4 का बन गया, ये एक तो अकेला छूट गया। तो आपको क्या करना है, ये जो 1 है इसके आगे आपको इधर 3 0 और लगा देना होता और फिर ये 4 का सेट बन जाता। समझे? तो इस तरह से सेट बनता है हेक्साडेसिमल में। हमेशा इधर से देखना है ये चीज़ का, ये नहीं कि आप इधर से बनाने लगो। लेफ्ट टू राइट नहीं बनाना है, राइट टू लेफ्ट बनाना है। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखिए 4 का सेट बन गया। तो अब ये आपको हमको ये देखना है कि कौन सा वैल्यू है, तो 0 0 1 1। अब देखिए इतना आप लोग को पता होगा ये कौन सा प्लेस है, 1 प्लेस, ये है 2, ये है 4, ये है 8। समझे? इसी तरह से हम लोग का नंबर बढ़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना है 1 का मतलब 1 पे है 1 और 2 पे है 1 और 4 और 8 पे तो भाई 0 0 है ना। तो ये तो 0 0 हो गया। 1 वाले प्लेस पे है और 2 वाले प्लेस पे 1 है, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये हम लोग का जो 0 0 1 1 जो है ये हम लोग का 3 हुआ। ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब देखिए ये क्या है 1 0 0 1 1, तो ये फिर से वही प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 1 पे तो भाई 0 है, 2 पे भी 0 है। ठीक है, फिर 4 पे है 1 और 8 पे भी है 1, यानी कि 4 वाला लेंगे और 8 वाला लेंगे, तो 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो देखिए हेक्साडेसिमल में हम लोग का टोटल 15 वैल्यू आ सकता है। तो 0 to 9 तो भाई सेम टू सेम, 0 1 2 3, जैसे यहाँ पे 3 आया तो 3 को 3 लिखिए, 9 तक ऐसे ही सेम रहेगा। लेकिन 10 को हम लोग 10 नहीं लिखेंगे, 10 को लिखेंगे ए। समझे? हेक्साडेसिमल में 10 को लिखेंगे ए, 11 को लिखेंगे बी, 12 को लिखेंगे सी, 13 को लिखेंगे डी, 14 को लिखेंगे ई, ठीक है, और 15 को लिखेंगे एफ। समझे? तो इस तरह से हम लोग का पूरा नंबरिंग होता है। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का, ये है क्या 8 + 4 12, 12 मतलब क्या सी। ठीक है, 9 तक तो 9 हो गया, 10 मतलब ए, 11 मतलब बी, 12 मतलब सी। तो सी को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सी, ये वाला वैल्यू हो गया सी। तो बस सिंपल यहाँ पे हम लोग C3 हम लोग का बन गया। ये हेक्साडेसिमल क्योंकि बाइनरी में है = टू क्या हो गया C3, और हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16 होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, विच सॉफ्टवेयर वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एज गिवन अबव, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को बोला है कि एक प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट कोड के हिसाब से। तो हम लोग को इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज़ होगा, है ना, और उसका कैरेक्टरिस्टिक भी बताओ कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो देखिए कोई भी प्रोग्राम अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहता है, उसको हम लोग को अगर ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना होता है, तो वो सॉफ्टवेयर का यूज़ जो होता है उसका नाम होता है हम लोग का कंपाइलर। ठीक है, आप कंपाइलर नाम सुने होंगे, अगर आप मान लीजिए कभी प्रोग्रामिंग किए हो तो आप जो भी लिखते हो, सी में जो लिखते हो वो हाई लेवल लैंग्वेज ही हो गया। C++ में लिखते हो या जावा में लिखते हो, तो फिर आप उसको देखते हो ना, कोड को सेव करते हो, फिर उसको कंपाइल करते हो, तो कंपाइल क्या करता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। समझे? तो वही हो गया, यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए, टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू ऑब्जेक्ट कोड, यू वुड नीड टू
यू विल नीड अ कंपाइलर, ठीक है। तो जो प्रोग्राम हाई लेवल में लिखा है उसको अगर ऑब्जेक्ट कोड में करना है तो हम लोग को कंपाइलर का ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाइलर, ठीक है। तो क्या क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, तो सबसे पहले तो होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट्स हाई लेवल सोर्स कोड लाइक C++ और जावा इनटू मशीन लेवल ऑब्जेक्ट कोड और एन इंटरमीडिएट कोड दैट अ कंप्यूटर प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है जो हाई लेवल कोड होता है सोर्स कोड जैसे C++ का हो गया, उसको मशीन कोड में डाल देगा या फिर कोई इंटरमीडिएट कोड में डाल देगा जो वो कंप्यूटर प्रोसेसर जो है उसको एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर हाई लेवल को नहीं समझ पाता है, वो जो हम लोग लिखते हैं ना इंट ABC वैसे नहीं समझ पाता है, उसको मशीन लैंग्वेज में हम लोग को चेंज करता है ये कंपाइलर, तब हम लोग का वो जो कंप्यूटर होता है प्रोसेसर होता है उसको रीड कर पाता है, उसको एग्जीक्यूट कर पाता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला ट्रांसलेशन। उसके बाद आएगा ऑप्टिमाइजेशन। तो देखिए इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द कोड बाय ऑप्टिमाइजिंग इट फॉर परफॉर्मेंस एंड मेमोरी यूजेस, ठीक है। देखिए बहुत सारे कंपाइलर क्या करता है, ऑप्टिमाइज भी कर देता है कोड को, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑप्टिमाइज करने से क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है कोड का, है ना, यानी कि कोड और अच्छे से काम करना, तेजी से काम करने लगता है, एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है बाय ऑप्टाइजिंग एंड परफॉर्मेंस एंड मेमोरी यूजेस। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है और हम लोग का मेमोरी यूजेज भी होता है, जो मतलब कंप्लीट कोड जितना मेमोरी खाता ऑप्टिमाइजेशन के बाद, ऑप्टिमाइज करने के बाद शायद उससे कम मेमोरी ले, समझे। तो ये हो गया ऑप्टिमाइजेशन दूसरा। उसके बाद आता है एरर डिटेक्शन। तो देखिए आइडेंटिफाइज सिंटेक्स एंड सिमेंटिक एरर्स इन द सोर्स कोड एंड प्रोवाइड डिटेल्ड एरर मैसेज, ठीक है। तो जब आप कभी कोड किए होंगे तो C++ में कोड करते, मान लीजिए आप कोई सिंटेक एरर कर दिए, यानी कि इंट की जगह INT की जगह आपने INE लिख दिया, तो वहाँ पे देखते एरर आ जाता है हम लोग को, समझे। तो ये कौन करता है, हम लोग का कंपाइलर करता है। और फिर हम लोग को वहाँ पे शो भी कर देता है कि दिस एरर, इस लाइन पे एरर आया है और आपने इंटीजर को, इंट वैल्यू को सही से नहीं लिखा है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा। तो वही हो गया एरर डिटेक्शन। तो वही आइडेंटिफाई करता है सिंटेक्स एरर, सेमेंटिक एरर, किसी तरह का भी हो गया, सिंटेक्स एरर में हो गया या फिर सेमेंटिक एरर हो गया, तो उसको हम लोग को बताता है और फिर वहाँ पे एरर मैसेज भी शो कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है लिंकिंग। तो कंबाइंस मल्टीपल ऑब्जेक्ट कोड फाइल्स एंड लाइब्रेरीज इनटू सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए बहुत लंबा कोड लिखे हो आपने, बहुत सारा फंक्शन बनाया हो, ठीक है। अब वो फंक्शन को आपने अटैच किया है कहीं पे, तो ये क्या करता है, वो सभी फंक्शन को एक साथ लेके लिंक करता है, ठीक है। आपने तो लंबा कोड लिख दिया है, अब ये जब कंपाइल करोगे तो वो सारा फंक्शन वगैरह को मान लीजिए आपने किसी तरह का कोई लाइब्रेरी यूज़ किया है ना, जैसे मैथ्स में आपने उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए लाइब्रेरी का यूज़ किया है, तो वो सबको लिंक करके एक कोड में लाता है और उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर प्रोग्राम को प्रोसेसर उसको रीड कर पाता है, समझे। तो लिंकिंग का काम करता है ये। उसके बाद आता है कंपाइलेशन फेज। तो इन्वॉल्व्स several stages such as lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, optimization and code generation, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कंपाइलेशन फेज, वही कंपाइल करना चीज़ों को, जिसमें क्या होता है कि लेक्सिकल एनालिसिस करता है, सिंटेक्स एनालिसिस करता है कि भाई सब चीज़ सही है कि नहीं, फिर सेमेंटिक एनालिसिस करता है कि भाई वहाँ पे लिखा हुआ सब ये है कि नहीं, मतलब जो कोड बोल रहा है वही कर रहा है कि नहीं, फिर उसको ऑप्टिमाइज़ भी कर देता है, फिर कोड जनरेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कंपाइलेशन फेज। उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक। तो जनरेट्स कोड्स दैट इज टेलर्ड फॉर अ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होता है। देखिए हर प्रोग्राम का मतलब प्रोग्राम तो आपने लिख दिया है, लेकिन उसको अलग अलग सिस्टम में चलाने के लिए अलग अलग ढंग से उसको कंपाइल करना पड़ता है, क्योंकि अब वो जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका क्या कैपेसिटी है, वो किस ढंग से काम करता है, वो भाई कंपाइलर उसको उसी के हिसाब से करके देता है, ठीक है। तो जनरेट कोड दैट इज टेलर्ड फॉर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई वो वैसा ही कोड जनरेट करके देता है जो हम लोग का वो ऑपरेटिंग सिस्टम रीड कर पाए और वो हार्डवेयर आर्किटेक्चर के लिए सही हो, ठीक है। तो इससे होता है हम लोग का प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 4 5 6 बता दिया है, लेकिन आपको ये पूरा नहीं लिखना है, आप इसमें से कोई 2 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, क्योंकि देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 3 4 लिखोगे इनफ है, समझे। यहाँ पर मैं बता दिया हूँ आपको 6, ठीक है, आप इसमें से कोई भी 4 लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो आप यहाँ पे कंपाइलर के बारे में पढ़ रहे हो, ये जो क्या लिखा है क्वेश्चन ये भूल जाइए, अभी आपने क्या पढ़ा, कंपाइलर के बारे में पढ़ा। अब अगर आपसे पूछेगा ना व्हाट इज़ कंपाइलर, तो ये चीज़ आप पूरा लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक उसका पूरा लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हम लोग का 1 का ABCD, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला PDF चाहिए होगा ना,
BCS 011 जून 24 का, तो मैं ये भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आप मेरे को सिंपली इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इस वीडियो का लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए। मैं समझ जाऊँगा आपको ये वाला PDF चाहिए, तो मैं वहाँ आपको बता दूंगा कैसे पे करना है। आप पे करोगे और ये PDF मैं दे दूँगा। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, ठीक है। तो जिन लोगों को बार बार पूरा वीडियो देख के नहीं पढ़ना है, वो आप आराम से ये वाला PDF ले सकते हो। जो मैं यहाँ पे पूरा PDF पढ़ाऊँगा ना आपको, ये पूरे प्लेलिस्ट में वही का आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसका बाकी वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, जून 24 से पहले जितना भी करवाएं, चाहे आप एग्जाम से एक रात पहले क्यों ना देख रहे हो, क्योंकि आपको जितना प्रीवियस देख के जाओगे ना, आप उतना अच्छा टॉपिक देख के जाओगे, देखोगे कैसे टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, तो आपको वो चीज़ दिमाग में अच्छा इंपैक्ट डालेगा कि हाँ भाई मैं पढ़ के जा रहा हूँ, मुझे पता है टॉपिक, मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से पूरा पढ़ना है आप लोग को। तो इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।